गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बराबर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन की क्लास। कम्युनिकेशन की क्लास लाने का एक ध्येय मेरा ये है कि उत्तराखंड यूसेट आ चुका है। तो यूसेट के फर्स्ट पेपर में, जर्नल पेपर में कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो आज मैं उसी टॉपिक को उठाकर यूसेट के जो जर्नल पेपर है, जर्नल पेपर को कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कम्युनिकेशन। तो आइए कम्युनिकेशन की क्लास करते हैं, वक्त जाया ना करते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन, आज हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे संचार और इसके तत्व, प्रक्रिया एवं विशेषता। कम्युनिकेशन, इट्स एलिमेंट्स, प्रोसेस एंड फीचर्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, साधारण से शब्दों में अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो अपने भावों की अभिव्यक्ति या यूँ कहें कि अपने विचार, अपने भावनाओं और जो भी हमारी इंद्रिय कामक क्रियाएं हैं जो जन्म से लेकर ही बच्चा सीखता है, उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। या यूँ कहेंगे कि अपने भावों की अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया है उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। या व्यक्ति के सामाजिकरण को भी हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। व्यक्ति के सामाजिकरण यानी कि मेरा आपसे जुड़ना, आपका किसी और से जुड़ना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये सारी जो प्रक्रिया है ये कम्युनिकेशन में आ जाती है। टेक्निकल शब्दों में भी हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी भावनाओं या सूचनाओं को आपस में हस्तांतरण करते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं को और जो भी उनके पास सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को आपस में हस्तांतरण करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहा जाता है। यानी कि अपनी भावनाओं को, सूचनाओं को, डाटा को, मतलब एक दूसरे की को हस्तांतरित करना, भेजना और फीडबैक लेना, प्रतिपुष्टि, ये पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन प्रक्रिया में आ जाती है। संप्रेषण शब्द जो हिंदी में जिसे संप्रेषण कहा जाता है, हिंदी में इसे कम्युनिकेशन को संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन है, अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। देखो, संप्रेषण शब्द हिंदी में इसे संप्रेषण कहेंगे, अंग्रेजी का रूपांतरण है इसका कम्युनिकेशन, जिसे हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन, और जिसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस। कम्युनिस का अर्थ क्या होते हैं, जन समुदाय, जन या समुदाय तक अपनी बात को पहुंचाना। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम बात साधारण शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान है। साधारण से शब्दों में हम कहें तो कम्युनिकेशन क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, या कोई भी सूचना, चाहे वो आपकी खुशी हो सकती है, आपका दुख हो सकता है, आपके कुछ डाटा हो सकता है, कोई उच्च अधिकारी को नीच अधिकारी के लिए भेजा गया कोई संदेश, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान, यही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन, संप्रेषण कहलाता है। अब इस पूरे कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में ना क्या काम होता है, एक कम्युनिकेशन मतलब जो मैसेज देने वाला होता है और एक मैसेज को रिसीव करने वाला होता है। तो जो मैसेज देने वाला है, जिसे हम प्रेषक भी कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेषक। तो मैसेज देने वाले को, यानी कि जो भी हमारे जो भावनाएं हैं, जो विचार है, मैं दूसरे के साथ व्यक्त कर रही हूँ, या मैं जो भावनाएं हैं, तो मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो दूसरे के अंदर, तो मुझे क्या कहा जाएगा, सेंडर कहा जाएगा। तो इसमें सेंडर और रिसीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेंडर और रिसीवर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि एक मैसेज को क्या करता है, अपने शब्दों को एनकोड करता है, अपने शब्दों को किसी भाषा के रूप में रखता है और रिसीवर तक पहुंचाता है। और रिसीवर क्या करता है, मैसेज भेजने वाले के जो शब्द है, जो अभिव्यक्ति है, उसे समझता है और उसे रिसीव करता है और उसे डिकोड करने की कोशिश करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। तो इसमें संदेश भेजने वाले को प्रेषक एवं सूचना प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाएगा, प्राप्तकर्ता को रिसीवर कहा जाएगा। अब जो इसमें जो संप्रेषण में संदेश को भेजता है उसे क्या कहा जाता है, सेंडर या प्रेषक, है ना। और जो सूचना को प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाएगा, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। ठीक है, तो इसमें प्राप्तकर्ता और सेंडर दोनों का, यानी कि जो संदेश भेज रहा है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है, इन दोनों का इसमें विशेष महत्व होता है। संप्रेषण एक रेखीय प्रक्रिया है,
यानी कि इसे हम लीनियर प्रोसेस भी कह सकते हैं। संप्रेषण क्या है? एक रेखीय प्रक्रिया या लीनियर प्रोसेस भी हम इसे कह सकते हैं। किस प्रकार कह सकते हैं हम संप्रेषण को कि एक रेखीय प्रक्रिया है? जैसा संप्रेषण कभी भी मतलब बहुदिशाई नहीं होता, एक रेखा में चलता रहता है। एक रेखा में चलने का मतलब ये है कि मैंने ए को संदेश भेजा और ए ने उस संदेश को या तो उसकी प्रतिपुष्टि मुझे दी, यानी कि उसी प्रक्रिया में संदेश को मैंने ए ने संदेश भेजा बी को। ठीक है, इस संदेश को पहले इसने संदेश बनाया और इस संदेश को यहाँ तक पहुंचाया। अब बी ने इस संदेश की फीडबैक दी और इसको फिर इस तरीके से इस तक इस संदेश की प्रतिपुष्टि इस तक पहुंचाई। तो क्या है, ये एक रेखा में चलती रही और बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा। मतलब जो भी आगे आप पढ़ेंगे मेरे साथ कि किस तरीके से संदेश आगे भेजे जाते हैं और क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है। तो कहने का मतलब संदेश एक रेखीय प्रक्रिया है, एक रेखा में चलते रहती है, एक रेखा में चलते रहती है। संचार प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक गति में चलते रहने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बचपन में जब आपको कुछ चाहिए होता था तो बच्चा जैसे इंद्रिय कामक क्रियाएं करता है। जब बच्चा छोटा होता है, उसे भूख लगती है तो रोने लगता है, तो वो भी एक संप्रेषण है। यानी कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दो, उसके लिए रोना, यानी कि उसका संप्रेषण करना या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। ये संप्रेषण किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे ये अपनी इंद्रियों के माध्यम से हो सकता है, हाव भाव से हो सकता है, सांकेतिक संदेश इसे कह सकते हैं, ये लिखित तरीके से भी हो सकता है और ये मौखिक तरीके से भी हो सकता है, बोलकर भी हम संदेश को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संदेश क्या है? संदेश एक रेखीय प्रक्रिया है, एक दिशा में चलते रहती है और जिसमें हम उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन का अगर हम उदाहरण दें तो टेलीफोन में क्या हुआ कि मैंने अपने मित्र को फोन किया, मेरे मित्र ने फोन उठाया, मैंने अपने मित्र को फोन किया और मेरे मित्र ने फोन उठाया और हम दोनों की बातें हुई। तो क्या है, एक रेखा में चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने जो बात कही उसकी प्रतिपुष्टि मुझे मिली, उसने जो बात कही उसकी प्रतिपुष्टि उसे मिली। इस तरीके से टेलीफोन क्या है, रेखीय प्रक्रिया का एक उदाहरण भी माना जा सकता है। ठीक है, संचार प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जैसा हम कहते हैं ना कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वैसे ही संचार भी क्या है, एक प्रक्रिया है जो गतिशील प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, आपको समाज से जोड़ के रखती है और समाज को आपसे जोड़ कर रखती है। यानी कि अपने विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, विचारों के और भावों के आदान प्रदान को ही हम क्या कहेंगे, संचार कहेंगे, और इसी प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। संचार प्रक्रिया गतिशील प्रक्रिया है। अब इसके 7 प्रमुख तत्व हैं। इस पूरे संचार प्रक्रिया में क्या है, 7 प्रमुख तत्व हैं। सबसे पहले इसमें आता है सेंडर, यानी कि जो मैसेज भेज रहा है, मैसेज भेजने वाले को हम सेंडर कहेंगे या प्रेषक भी इसे हम कह सकते हैं, प्रेषक भी इसे हम कह सकते हैं। अब मैं हूं, मेरे मन में विचार आया कि मुझे आपको कम्युनिकेशन की क्लास पढ़ानी है। अब इस कम्युनिकेशन की क्लास मतलब पहले मैं हूं, मैंने कुछ विचार किया, ठीक है, तो ये मैं प्रेषक हूं, मैंने कोई विचार किया, यानी कि थॉट, विचार है ना, मैंने विचार किया और मेरे को विचार आया कि मुझे आप लोगों को कम्युनिकेशन की क्लास करानी है। अब इस विचार को मैंने अपनी एक भाषा दी, भाषा कैसे दी, इसे एनकोड करा, यानी कि किसी भाषा में या किसी शब्द में, किसी ध्वनि में भी हो सकता है, ये लिखित भी हो सकता है, ये संदेश मौखिक भी हो सकता है, ये संदेश सांकेतिक भी हो सकता है, ये संदेश है ना, सांकेतिक भी हो सकता है, यानी कि कोई भी तरीके से मैंने इसे क्या करा, एनकोड करा, यानी कि अपनी ध्वनि को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को मैंने एक भाषा दी, एक ध्वनि दी, एक संकेत दिया, उस माध्यम से मैंने आप तक इस संकेत को पहुंचाया। ठीक है, फिर करते हैं हम बात विचार के बाद एनकोडिंग, यानी कि इसको एक भाषा दी हमने, एनकोड करा, ठीक है। उसके बाद आता है चैनल। अब अपने विचारों को मैंने भाषा तो दे दी, लेकिन आप तक कैसे पहुंचाए, कोई तो माध्यम होगा, तो उस माध्यम के जरिए मैंने आपको एक चैनल का प्रयोग करा, मैंने इसमें एक चैनल का प्रयोग करा, यूट्यूब का प्रयोग करा, और मैंने आप तक अपनी बातों को, अपने विचारों को पहुंचाया। तो ये यूट्यूब ने प्रयोग किया, काम किया चैनल का। अब आप हैं रिसीवर, आपने क्या करा,
मेरी इस पूरे प्रक्रिया को आपने रिसीव करा यानी कि आपके पास आया वीडियो और आपने इसे खोला, ठीक है, या कोई पत्र आया और आपने उसे खोला और रीडिंग करी मतलब आपने उसकी जो भी वो कहना बताना चाह रहा था सेंडर, उसको क्या कर दिया, डिकोड कर दिया, रीड करा, ठीक है। और उसके बाद इसको डिकोड करने के बाद आपने इसको क्या करा, रिएक्शन करा, अपनी प्रतिपुष्टि दी। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये इसके 7 प्रमुख तत्व हैं, ये संचार के 7 प्रमुख तत्व हैं जो क्या करता है, सेंडर जो प्रेषक है, मैसेज भेजने का जो कार्य करता है, वो क्या करता है, अपने विचार लाता है, पहले थॉट लाता है, मतलब प्रभावशाली विचार कि हाँ मुझे ये बात कहनी है। उन प्रभावशाली विचारों को एक भाषा देता है यानी कि एनकोड करता है, और एनकोड करने के बाद एक चैनल का एक किसी माध्यम से आप तक उन विचारों को पहुंचाने का प्रयास करता है, और चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता है। फिर रिसीवर के पास वो मैसेज जाता है, रिसीवर प्रेषक द्वारा भेजे गए मैसेज का डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद अपनी प्रतिपुष्टि देता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संप्रेषण। इस पूरी प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। तो बात समझ आई? अगर बात समझ आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करते हैं, और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आपको भी और अन्य बच्चों को भी इससे क्या मिले, मदद मिले। संचार को आगे हम समझते हैं। संचार को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि संचार को प्रभावी बनाने के लिए कम्युनिकेशन में 7C का एक फॉर्मूला होता है, जिसे हम 7C फॉर्मूले को क्या करते हैं, पूरे कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, इसे फॉलो करते हैं। अब इस 7C को समझने से पहले, यानी कि 7C को समझने से पहले हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह जो क्या होता है, जो 7C का जो फॉर्मूला है, किस किस रूप में हम इसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि हम इसे मौखिक रूप से भी फॉलो कर सकते हैं, हम इसे लिखित रूप में, मतलब ये मौखिक संचार में भी प्रयोग किया जाता है और लिखित संचार में, दोनों तरीके के संचार में इसे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें संपूर्णता की, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए संचार, क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। विशिष्टता की, यानी कि कॉन्क्रीट संचार क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। फिर आती है इसमें बात संक्षिप्तता की, यानी कंसाइज। संचार क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। फिर आती है इसमें विचारशीलता की बात आती है, विचारशीलता की यानी कि कंसंट्रेशन। विचार क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसमें विचारशील होना चाहिए। फिर आती है इसमें कर्टेसी, शिष्टाचार। तो कर्टेसी की इसमें बात करते हैं। फिर छठा इसका प्रयोग है स्पष्टता, यानी कि क्लियर। संचार क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और सातवां आता है इसमें शुद्धता, यानी कि करेक्ट। संचार क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इन 7C को फॉलो करते हुए हम पूरे संचार को क्या करते हैं, समझते हैं, और संचार को क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। कम्युनिकेशन इन 7C के आधार पर ही क्या होता है, संपूर्ण होता है और प्रभावी होता है। तो सबसे पहले हम बात करें संपूर्णता की, यानी कि कंप्लीट। संचार क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि मैं अगर आपको कोई संदेश भेज रही हूँ, कोई भी संदेश भेज रही हूँ, तो उसमें आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए, संचार को क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें विशिष्टता की या कॉन्क्रीट की, तो कॉन्क्रीट यानी कि संचार प्रेजेंट अगर हम संचार को कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, जो हमारा मैसेज है उसे हम प्रभावी तरीके से, विशिष्ट तरीके से हम क्या करें, प्रेषक जो संचार है उसको क्या करें, प्रभावी तरीके से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाए। फिर आते हैं संक्षिप्तता, कंसाइज की बात करें संक्षिप्तता की, तो प्रेषक को इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो संचार है उसे हम बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग ना करके उसे संक्षिप्त और विशिष्ट शब्दों में क्या करें, प्रेषक प्राप्तकर्ता के समक्ष उसे प्रस्तुत करें, ताकि कम शब्दों में अधिक बात समझी जाए, ठीक है। फिर आते हैं हम विचारशीलता की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन की, तो संचार ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब कहते हैं ना कि दूसरे के जूते में अपना पैर घुसाना, यानी कि दूसरे के जूते में अपना पैर डालना। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि दूसरे की भावनाओं को समझकर विचारशीलता के इस पड़ाव तक पहुंचना कि जो संदेश प्राप्त करता है उसकी भावनाओं को समझना, उसकी भावनाओं को समझकर कोई संदेश भेजना, इसे हम कहेंगे विचारशील या विचारशीलता। इस प्रकार से हमें संदेश को प्रकट करना चाहिए। फिर आती है शिष्टाचार। अब संदेश में ओए तू ता ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना,
कि ओए तू क्या कर रहा है, तू क्या खा रहा है। तो हम किसी भी, अगर हम संदेश भेज रहे हैं, प्रेषक हैं, संदेश भेज रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए। कहने का अर्थ से आप शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और शिष्टाचार में प्लीज, कोई काम अगर आपको कराना है तो प्लीज शब्दों का, इस तरीके से शब्दों का विशिष्ट चयन उसमें करना चाहिए, शिष्टाचार का इसमें प्रयोग करना चाहिए। फिर अब बात आती है स्पष्टता की। स्पष्टता यानी कि जो भी हम लिख रहे हैं वो स्पष्ट लिखें, मतलब घुमा फिरा कर ना लिखें, कम शब्दों में शिष्टाचार के साथ, विचारशील सोचनीय शब्दों के साथ, मतलब सोचे समझें, फिर उसे शिष्टाचार के साथ प्रस्तुत करें स्पष्टता से, यानी कि आधे अधूरे शब्दों में या अस्पष्ट शब्दों में उसे नहीं करना चाहिए। फिर आती है बात शुद्धता की। शुद्धता यानी कि ग्रामर, मतलब ऐसा लिखें कि आगे वाले को समझ आए, शुद्ध लिखें। अशुद्धता के साथ अपने विचारों को ना प्रकट करें और अपना कोई भी संदेश अशुद्ध भाषा में, अशुद्ध जो ग्रामर के आधार पर भी उसे शुद्ध तरीके से प्रस्तुत करें। तो इसे इन 7C का जो फॉर्मूला है, इन 7C का जो फॉर्मूला है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, संचार, इसके आधार पर क्या होता है, संचार बहुत ही प्रभावी और आकर्षक बनता है। तो इन 7C को एक बार आप फिर से देख लीजिए। संपूर्णता यानी कंप्लीट, विशिष्टता कॉन्क्रीट, संक्षिप्तता कंसाइज, विचारशील यानी कंसंट्रेशन, और शिष्टाचार में कर्टसी और स्पष्टता, संचार क्लियर होना चाहिए, और शुद्धता का विशेष ध्यान होना चाहिए। आप सभी ने बचपन में पत्र लिखे होंगे तो शुद्धता का उसमें, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों का उसमें क्या होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इनको एक एक बार हम ऐसे भी समझ लेंगे, ठीक है। हमने जिस प्रकार हमने प्रभावी संचार के लिए 7C का प्रयोग किया, उसी प्रकार से प्रभावी संचार के लिए हम 4S का भी प्रयोग करते हैं या 400 का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है संक्षिप्तता यानी शॉर्टनेस। अगर हम संक्षिप्तता की बात करें तो पहले भी 7C में भी हमने कहा कि संचार को या जो प्रेषक को ना अपना जो भी पत्र भेजना है, जो भी कम्युनिकेट करना है आगे, जो भी अपना जो संदेश भेजना है वो क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत लेंथी बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और उल जुलूल बातें नहीं होनी चाहिए, शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए, उसमें शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए, शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए, यानी कि इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर साधारण होना चाहिए। संचार क्या होना चाहिए, जो संदेश है, संदेश साधारण होना चाहिए, साधारण शब्दों में, ठीक, साधारण होना चाहिए। उसमें मतलब क्या कहते हैं, कूट शब्दों का प्रयोग ना करके, या मतलब वक्रता का प्रयोग ना करके, यानी कि मुहावरों जैसे इन शब्दों का प्रयोग ना करके सीधा साधारण शब्दों में अपनी बात को रख देना चाहिए, ठीक है। शक्ति के साथ यानी कि स्ट्रेंथ के साथ कहना चाहिए, यानी कि संचार में शक्ति भी होनी चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि संचार भेज दिया तो मतलब दीनहीन भाव से या दीन होकर अपना संदेश पहुंचा दिया, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए संचार में, शक्ति के साथ उसे पेश करना चाहिए, यानी कि उसमें अपना एक महत्व होना चाहिए, अपनी शक्ति के साथ उसे हम पेश करना चाहिए अपनी बात। जैसे मैं किसी से कहूँ कि तू देखना मुझे बार बार परेशान मत कर, वो मुझे, कोई इंसान मुझे बार बार परेशान कर रहा है और मैं ये कहूँगी मेरे को ना तू ऐसे परेशान मत किया कर, तो ये तो वो नहीं समझ पाएगा ना, वो कहेगा अरे ये तो कमजोर है, इसको तो फिर सताओ। तो इस तरीके से अपने संदेश को नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे सीधे शब्दों में आज के बाद ना मुझे परेशान मत करना, इस तरीके से थोड़ा शक्ति के साथ अपनी बात को अगले के साथ रखना। शिष्टता होनी चाहिए, मतलब पहले भी हमने 7C में भी पढ़ा तो कि अपनी बातों में शिष्टता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी कैसे कि आप प्लीज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप सिंपल तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, कुछ ओछी बातें नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब जैसे औरतें चुगली करती हैं या लड़के डींगे हाँकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंपल तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, मैच्योर तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, शिष्टता यानी कि सिंप्लिसिटी। तो प्रभावी संचार के लिए 7C का भी प्रयोग किया जाता है और इन 4S का भी प्रयोग उसमें किया जाता है। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर UGC नेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आप इन चीजों को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। संप्रेषण
में पारंपरिक और आधुनिक दोनों साधनों का विशेष महत्व है। कहने का सिर्फ सीधा जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में हम पारंपरिक यानी कि न्यूज़पेपर हो गया आपका, रेडियो, टेलीविजन, इन पारंपरिक चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, रखते हैं, और आधुनिक दोनों को अपनाना बहुत आवश्यक है। तो संप्रेषण में पारंपरिक जो साधन है उनको भी, और जो आधुनिक साधन है जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया आपका, है ना, इन सारी चीज़ों को भी, इंटरनेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन स्काइप ऐप, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और यानी कि आधुनिकता को भी हमें थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही करना चाहिए। एडवांस चल रहा है आजकल, तो सबको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जो क्या करता है, संप्रेषण को और भी अधिक क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। यानी कि जो लेटर पहले, बहुत समय पहले जो लेटर 15 दिन में, 20 दिन में, या 1 महीने, 2 महीने में जाते थे, उन लेटरों का प्रयोग ना करके हम फैक्स का प्रयोग करते हैं। फैक्स क्या होता है, विदिन सेकंड 5-10 मिनट में या 2 सेकंड में भी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आधुनिक साधनों से हम समय की बचत करते हैं, लागत की बचत करते हैं। ठीक है, समय और लागत दोनों की बचत होती है। आधुनिक उपकरणों को भी हमें प्रयोग इसमें करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं। देखो, संचार प्रभावी कब बनता है, प्रभावी संचार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभावी संचार ये पूछा गया क्वेश्चन भी है कि प्रभावी संचार कब होता है, तो संचार कब प्रभावी होता है। तो जब हमें क्या होता है, फीडबैक मिलती है, जब हमें फीडबैक मिलेगा, फीडबैक कहें, हिंदी का ही प्रयोग कर लेते हैं, है ना। जब हमें क्या होता है, जब हमें प्रतिपुष्टि मिलती है, प्रभावी संचार तभी प्रभावी होता है जब हमें क्या मिलती है, उसमें प्रतिपुष्टि मिलती है। मैंने आपको कोई संदेश पहुंचाया और आपने कमेंट में मुझे बताया कि ये आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, इसमें 7C का मेथड आपको समझ आया या नहीं आया, इस क्लास को कुछ और इम्प्रूव तरीके से करना है, कुछ अच्छी कुछ बुरी, जो भी आपको लगा, आपने मुझे वो फीडबैक दिया। इसी को हम क्या कहेंगे कि संप्रेषण क्या हुआ है, प्रभावी हुआ है। संप्रेषण क्या हुआ है, प्रभावी हुआ है। तो प्रभावी संचार के लिए प्रतिपुष्टि का होना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगर आप हमें प्रतिपुष्टि नहीं देंगे तो हमें अपने मतलब अच्छे और बुरे का कभी कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो प्रभावी संचार में प्रतिपुष्टि की भी आवश्यकता होती है। फिर एक इफेक्ट ये भी बात करते हैं हम, संचार एक मार्गी भी होता है और संचार द्विमार्गी भी होता है। तो संचार क्या होता है, एक मार्गी संचार क्या होता है कि मैंने अपनी कोई बात कही और आपने वो सुन ली, यानी कि मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचाई और आपने उसे सुन लिया और सुनकर आपने समझा और बस लिख लिया। मैंने आपको देखा नहीं, आपको समझ आया या नहीं आया, मैंने आपके चेहरे को नहीं फेस किया, मैंने आपकी फीडबैक को नहीं देखा। एक मार्गी संचार यानी कि एक तरफा संचार जो हम करते रहते हैं, जैसे हम जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उसमें होता है और बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं उनमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं द्विमार्गी संचार की। द्विमार्गी संचार यानी कि जो वर्चुअल मतलब ऑफलाइन क्लासेस, जैसे ऑनलाइन क्लासेस का आज का ज़माना चल गया, पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो हमें पता होता था, जैसे मैंने कोई कुछ पढ़ाया, बच्चों को समझ नहीं आया तो बच्चे कहते मैम हमें समझ नहीं आया, है ना। तो हम क्या करते थे, ये है कि समझ आया तो हाँ मैम हमें समझ आया। तो ये क्या है, द्विमार्गीय संचार है, द्विमार्गीय कम्युनिकेशन है। मैंने आपको जो कहा आपने मुझे प्रतिपुष्टि दी, और यही द्विमार्गीय जो संचार होता है इसे बहुत ही क्या बताया जाता है, प्रभावी संचार बताया जाता है। तो ये थी आज आपकी संचार का पहला यूनिट, संप्रेषण का पहला यूनिट, इसके 7C 4S और संचार के तत्व, संचार के 7C 4S और साथ में उसकी विशेषताएं।
तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आगे की क्लास के लिए अगर आपको ऐसी क्लास आगे भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।